तो इस लेक्चर में हम बात करने वाले हैं आपका जो नेवी आईएनसीटी का एग्ज़ाम है 2024 का, उसके लिए मैथ्स की सीरीज आपकी आज से स्टार्ट हो रही है। ठीक है, हर एक मैथ के लेक्चर में हम एक टॉपिक को डिटेल से कवर करेंगे और उस वीडियो के बाद आपका उस टॉपिक से रिलेटेड कोई भी डाउट नहीं रहेगा। ठीक है, तो हमारा आज का पहला टॉपिक है नंबर सिस्टम यानी कि संख्या पद्धति। ठीक है, तो संख्या पद्धति यानी कि नंबर सिस्टम से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन आपके एग्जाम में बन सकते हैं, और ये जो क्वेश्चन है ये प्रीवियस ईयर के पैटर्न पे आधारित हैं। ठीक है, तो जितने क्वेश्चन आपके एग्जाम में बन सकते हैं वो सारे क्वेश्चन आपको इस वीडियो में देखने को मिलेंगे, और इस वीडियो के बाद आपका नंबर सिस्टम का कोई भी डाउट नहीं रह जाएगा। ठीक है, बाकी इस लेक्चर की पीडीएफ आपको हमारे टेलीग्राम पे मिल जाएगी। टेलीग्राम का आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहां से आप डाउनलोड कर सकते हैं और उसकी पीडीएफ अवेल कर सकते हैं। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं हम अपने लेक्चर को। पहला क्वेश्चन है आज का हमारा, 171 गुड़े 172 गुड़े 173 को 17 से विभाजित करने पर प्राप्त हमें शेषफल ज्ञात करना है। ठीक है, 17 से विभाजित करने पर प्राप्त शेषफल, तो देखो यहाँ पे हम क्या कर सकते हैं, 171 को हम लिख सकते हैं 170 प्लस 1, उसी तरह हम 172 को लिख सकते हैं 170 प्लस 2, उसी तरह हम 173 को 170 प्लस 3 लिख सकते हैं। ठीक है, और हमें किससे विभाजित करने के लिए कह रहा है, 17 से, तो बटे में हमने 17 कर दिया। अब यहाँ देखो शेषफल क्या बच रहा है, यहाँ पे 1 बच रहा है, यहाँ पे 2, यहाँ पे 3, तो 1 गुड़े 2 गुड़े 3 बटे 17। हमें शेषफल से मतलब है, हमें भागफल से मतलब नहीं है। तो हम क्या करेंगे, जो शेषफल हमारा आ रहा है यानी कि जो हमारा रिमाइंडर आ रहा है उसी को ले लेंगे। तो रिमाइंडर क्या है, 1 इंटू 2 इंटू 3, यानी कि ये कितना आ गया, 6 आ गया। तो इसका आंसर क्या हो गया, इसका आंसर हो गया आपका 6, ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन, पहली 100 धनात्मक पूर्णांक संख्याओं में से कितनी संख्याएं 3 या 4 से पूर्णतः विभाजित होंगी। ठीक है, इसको आपको समझना है। पहली 100 धनात्मक पूर्ण संख्याओं से क्या क्या कह रहा है, 3 और 4 कितनी पूर्ण विभाज्य होंगी, ये हमें बताना है। तो पहले हम क्या करेंगे, पहले हम निकाल लेंगे 3 से विभाज्य कुल पूर्णांक संख्याएं। ठीक है, 3 से विभाज्य कुल धनात्मक पूर्णांक संख्याएं तो कितनी आ जाएंगी 3 से विभाजित। तो हम क्या करेंगे, हमें किससे विभाज्य करना है, 100 से, किसको, 3 को, तो हम कर देंगे 100 बटे 3, तो ये कितना आ जाएगा। अच्छा, यहाँ पे जो हम डिवाइड करेंगे तो ये हम मिनिमम करके करेंगे, मतलब कि हम किससे डिवाइड करें कि 100 से कम या फिक्स 100 आए, 100 से ज़्यादा ना हो। तो हमें पता है कि 33 इंटू 3 होता है 99। ठीक है, तो हम 33 ले लेंगे, क्योंकि 34 लेंगे तो 100 से ज़्यादा हो जाएगा, और इसमें हम कोई भी दशमलव नहीं लगाएंगे। ठीक है, उसी तरह 4 से विभाज्य कुल धनात्मक पूर्णांक संख्याएं कितनी आ जाएंगी, 100 बटे 4, ये तो पूरा पूरा चला जाएगा, कितना, 25 बार। ठीक है, उसी तरह हम क्या करेंगे, अब देखो पहले हमने 3 से निकाला फिर 4 से निकाला। ठीक है, तो अब हम क्या करेंगे, अब हम 12 से निकाल लेंगे। ठीक है, 3 चौको 12, 12 से विभाजित कुल धनात्मक पूर्ण संख्याएं कितनी आ जाएंगी, 100 बटे 12, कितनी बार जाएगा, मैक्सिमम 8 बार, 12 8 4 9 होता है। ठीक है, 9 बार करेंगे तो ज़्यादा हो जाएगा। तो अब हम यहाँ से क्या कर लेंगे, 3 या 4 से विभाज्य कुल संख्याएं हम यहाँ से निकाल लेंगे। तो कितना हो जाएगा, 3 से कितना आया, 33 आया। ठीक है, 4 से कितना आया, 25 आया, तो 33 प्लस 25, और 12 से कितना आया, 8, तो 12 को हम माइनस कर देंगे, 12 में जो आया उसको हम माइनस कर देंगे। तो 33 25 58 माइनस 8, यानी कि ये हो गया हमारा 50। ठीक है, तो इसका आंसर हो गया आपका 50, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट हो जाए। 4 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या में से कौन सी छोटी से छोटी धनात्मक संख्या जोड़ी जाए जिससे कि उनका योग 307 से डिविजिबल हो। ठीक है, क्वेश्चन समझ में आ गया। तो हमें पता है कि 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या होती है 9999। कह रहा है कि कौन से छोटी धनात्मक संख्या जोड़ी जाए कि जो उनका योग हो वो 307 से डिविजिबल हो। तो हम क्या करेंगे, 307 को डिवाइड करेंगे किसमें, 9999 में। पहली बार में ये कितनी बार जाएगा, तो पहली बार में जाएगा 3 बार, तो 307 में 3 का मल्टीप्लाई करोगे तो 921 आएगा। ठीक है, यहाँ पर बचेगा तुम्हारा 8 और 7, और ये 9 यहाँ पे उतर आया। अब ये जाएगा 2 बार, तो 307 दूनी होता है
614। ठीक है, तो ये कितना आ गया अब, ये हमारा आ गया 5, यहाँ पे आ गया 7, यहाँ पे आ गया 1। ठीक है, तो अब हम यहाँ से निकाल लेंगे जो जोड़ी जाने वाली संख्या है, जो ऐड करने वाली संख्या है। तो कौन सी हो जाएगी जोड़ी जाने वाली संख्या, किसमें हमने भाग किया, किसका, 307 का, और शेषफल कितना आया, 175। तो इसी को हम क्या करेंगे, माइनस कर देंगे। तो यहाँ से कितना आ जाएगा, ये हो जाएगा 2, ये हो जाएगा 3, ये हो जाएगा 1, यानी कि 132 इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी। अब यहाँ पे आपको ध्यान से समझना है कि आपको पता है कि आपका एग्जाम बहुत ही जल्द होने वाला है, जिसके लिए हमने एप्लीकेशन पे क्या किया है, आपके स्पेशली नेवी आईएनसीटी एग्जाम के लिए, ये किसी अदर एग्जाम को टारगेट करते हुए नहीं बनाया गया, स्पेशली आपका नेवी सिविलियन एग्जाम को देखते हुए एक आपको प्रॉपर पीडीएफ बनाई गई है हैंड रिटन नोट्स की, जिसमें आपके 2500 क्वेश्चन और 1000 वन लाइनर क्वेश्चन है। ठीक है, साथ के साथ आपको मैथ, रीजनिंग, इंग्लिश और जीके जीएस के लिए 4000 एमसीक्यू का एक पीडीएफ क्रिएट किया गया है, जिसकी प्राइस सिर्फ 79 रुपीज़ है। और आपको ध्यान रखना है कि हर एक प्रोडक्ट पे आपको आज के लिए आप मान सकते हो पहले 200 स्टूडेंट्स के लिए 50% छूट है। ठीक है, जैसे ये 149 का है तो इसमें आपको मैं एक कोड बताऊंगा अभी, उसको यूज करोगे आप तो इसमें आपको 50% छूट मिल जाएगी। ठीक उसी तरह आपको इसमें भी मिल जाएगी। ठीक है, आपको सिर्फ क्या करना है, हर एक प्रोडक्ट के लिए, और यहाँ आपको नेवी एनसीटी एग्जाम के लिए टेस्ट सीरीज क्रिएट की गई है, जो कि टोटल A to Z प्रीवियस ईयर को देखते हुए तैयार की गई है, और उसका एक एक क्वेश्चन ऐसे बनाया गया है जो कि आपके एग्जाम में डायरेक्ट फंसेगा क्वेश्चन टेस्ट सीरीज से। ठीक है, आपको पूरा लेटेस्ट सिलेबस के बेस पे पूरा मॉक है, इसमें आपको पूरी सब्जेक्ट्स मिलेंगी। ठीक है, जैसा आपका रियल एग्जाम होता है सेम उसी तरह ये आपको मॉक टेस्ट देखने को मिलेगा, हिंदी इंग्लिश दोनों में रहेगा, और साथ के साथ आपको ऑल इंडिया रैंक भी देखने को मिलेगी हर एक टेस्ट में कि आप कितने लेवल पे हैं। ठीक है, इसकी प्राइस आपकी कितनी है, प्राइस इसकी भी 49 है, आपको 50% ऑफ इसमें भी मिल जाएगा। तो आपको क्या करना है, इंडियन रोजगार एप्लीकेशन डाउनलोड कर लेना है, चाहे तो आप प्ले स्टोर से या तो डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगी वहां से डाउनलोड कर सकते हैं। और जो जो प्रोडक्ट आपको चाहिए एप्लीकेशन पे रजिस्टर करने के बाद, आपको अगर टेस्ट सीरीज चाहिए, आपको पीडीएफ चाहिए, अगर आप मेरी माने तो पहले पीडीएफ से तैयार कर लें, उसके बाद टेस्ट दें, है ना, तो वो आपके लिए बहुत बेनिफिशियल रहेगा। और हर प्रोडक्ट में आपको कोड यूज कर लेना है नेवी 50 का, ये पहले 200 स्टूडेंट्स के लिए है। कोई भी प्रोडक्ट आप लेंगे तो आपको 50% सीधा छूट मिल जाएगी, चाहे वो टेस्ट सीरीज हो, चाहे वो आपकी पीडीएफ हो, है ना। अगर कोई पीडीएफ 59 रुपए की है, 69 रुपए की, तो आपको सीधा ऑफ मिल जाएगा, तो ये आपको लगभग 35 रुपए की ही पड़ेगी। ठीक है, उसी तरह आप टेस्ट सीरीज का भी फायदा उठा सकते हैं इससे पहले कि ये छूट आपकी बंद कर दी जाए। ठीक है, तो आपको जल्द से जल्द एप्लीकेशन डाउनलोड करके कर लेना है। अगला क्वेश्चन, 300 और 1000 के बीच कितनी संख्याएं 7 से विभाज्य होंगी। 300 और 1000 के बीच में पूछ रहा है, तो पहले हम क्या करेंगे, पहले हम निकाल लेंगे 1 से लेकर के 1000 के बीच में। ठीक है, 1 से लेके 1000 के बीच विभाज्य होने वाली कुल संख्याएं कितनी आ जाएंगी आपकी, किससे विभाज्य होने वाली, 7 से विभाज्य होने वाली, है ना। 1 से 1000 के बीच 7 से विभाज्य होने वाली कुल संख्याएं, तो ये हो जाएगा आपका 1000/7। ये कितनी बार मिनिमम जा सकता है, ज़्यादा नहीं होना चाहिए, कम हो जाए तो हो जाए। तो ये पहली बार में जाएगा, तो हो जाएगा हमारा 7, फिर कितना बचा 3 यानी कि 4, फिर हमारा बचा 2, यानी कि ये 142 बार जाएगा। 43 कर दोगे तो 1000 से ज़्यादा हो जाएगा। उसी तरह अगर हम 1 से लेकर के 300 के बीच 7 से विभाज्य होने वाली कुल संख्याएं निकालें तो कितना आ जाएगा, 1 से 300 के बीच 7 से विभाज्य होने वाली, तो 300/7 हो जाएगा। ठीक है, कितनी बार जाएगा, पहली बार में 7 चौका 28, 2 7 दूनी 14, 42 बार मिनिमम जा सकता है, बस मैक्सिमम नहीं होना चाहिए। ठीक है, पूरा पूरा जाता है तो ठीक है, कम जाता है तो भी ठीक है, पर ज़्यादा मत करना। अब हम यहाँ से क्या निकाल लेंगे, अब हम यहाँ से जो हमसे क्वेश्चन कर रहा है 300 से 1000 के बीच, 300 से 1000 के बीच जो आपकी 7 से विभाज्य होने वाली कुल संख्या है, तो कितना आ जाएगा, 1 से 1000 के बीच में कितना आया, 142 आया। ठीक है, 1 से 300 के बीच कितना आया, 42, तो 142 माइनस 42 यानी कि ये हो गया तुम्हारा 100। ठीक है, तो 300 से 1000 के बीच 7 से विभाज्य होने वाली संख्याएं हमारी आ गई 100, ऑप्शन नंबर इसका डी हो जाएगा। ठीक है,
4 अंकों की सबसे बड़ी वह बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए जो 83 से पूर्णतः डिविजिबल हो। आ गया समझ में? 83 से पूर्णतः डिविजिबल हो और 4 अंकों की बड़ी से बड़ी। तो मैंने आपको अभी बताया कि 4 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या 9999 होती है। तो इसमें हम 9999 में ही भाग करेंगे। पहली बार में कितनी बार जाएगा? एक ही बार जाएगा। तो ये आ जाएगा 83। कितना माइनस होगा? ये हो जाएगा 6, ये 1 और यहाँ पे ये वाला 9 उतर आया। अब कितनी बार जाएगा? अब जाएगा 2 बार। तो 83 दूना होता है 166, 166। तो यहाँ पे हो जाएगा तुम्हारा 3, ठीक है। और ये वाला 9 फिर से उतर आया। तो रिमाइंडर कितना बचा? 39। तो यहाँ से नंबर कितना आ जाएगा? 4 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या 9999। रिमाइंडर कितना आया? 39। तो -39 हमने कर दिया। तो ये आ गया 0699, यानी कि 9960। ठीक है, ऑप्शन नंबर इसका आपका सी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। इसी स्पीड में आपको भी ट्राई करना है और एक बार वीडियो करने के बाद आपको खुद से भी प्रैक्टिस करनी है, दोबारा आपका गलत नहीं होगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन 1265 में से हमें क्या माइनस करना चाहिए कि जो प्राप्त हमें नंबर हो वो 29 से पूरा पूरा डिविजिबल हो जाए। ठीक है, किससे डिविजिबल हो जाए? 29 से। किसमें हमें घटाने के लिए कह रहा है? 1265 में। तो हम 1265 में 29 का भाग कर देंगे। ठीक है, पहली बार कितनी बार जाएगा? पहली बार लगभग 4 बार जाएगा। 29 चौको हमें पता है कि 116 होता है। यहाँ पे माइनस करेंगे तो ये 0 हो जाएगा, ये 1 हो जाएगा और ये 5 वापस उतर आएगा। अब कितनी बार जाएगा? अब जाएगा आपका 3 बार। तो कितना हो जाएगा यहाँ से? 29 3 होता है 87। ठीक है, तो ये माइनस का 87 हो गया। यहाँ से आ गया आपका 8 और ये हो गया 1। ठीक है, तो हमें आंसर मिल गया। ठीक है, तो हम 1265 में क्या घटाएं? तो अगर हम 1265 में 18 घटाएंगे, है ना, 18 घटाएंगे तो जो हमें प्राप्त संख्या 29 है वो क्या होगी? 29 से पूर्णतः डिविजिबल होगी। ठीक है, यानी इसका आंसर हो जाएगा आपका 18, है ना। 1 से 100 तक की गिनती में अंक 2 दहाई के स्थान पर कितनी बार आता है? जो नंबर 2 है वो दहाई के स्थान पर कितनी बार आता है? यहाँ पे दहाई बोल रहा है। क्या होता है दहाई? अगर मान लीजिए 4750 दिया है और हमसे कोई पूछे इसमें इकाई का अंक क्या है, तो इसमें इकाई का अंक होगा ये वाला, मतलब सबसे राइट हैंड वाला इकाई। अगर हमसे पूछे दहाई का अंक क्या है, तो ये वाला होता है आपका दहाई का अंक। अगर हमसे कोई पूछे कि सैकड़ा क्या होता है, तो ये होता है आपका सैकड़ा वाला अंक। अगर हमसे कोई पूछे कि हजार क्या होता है, तो ये वाला आपका हजार होता है। ठीक है, तो इकाई सबसे पहले, उसके बाद वाला दहाई, उसके बाद वाला सैकड़ा, उसके बाद वाला हजार। हमसे कह रहा है कि 2 दहाई के स्थान पर कितनी बार आएगा। तो हमें पता है कि 11 से लेके 20 तक जो 2 है वो कितनी बार आता है दहाई के स्थान पर? सिर्फ एक बार, 12 में आता है ना, यानी कि एक बार आता है। अगर हमसे पूछ रहा है 21 से 30 तक, अगर मैं कहूँ 21 से 30 तक जो 2 अंक है वो कितनी बार आता है, तो वो आता है आपका टोटल 9 बार दहाई के स्थान पर। ठीक है, अगर मुझसे पूछे कि 31 से लेके आपका 100 तक जो 2 अंक है वो दहाई के स्थान पे कितनी बार आता है, तो वो एक भी बार नहीं आता, 0 बार आता है। ठीक है, तो यहाँ से हम टोटल निकाल लेंगे। तो टोटल 11 से 20 तक कितनी बार आया? एक बार। 21 से 30 तक 9 बार और 31 से 100 तक 0 बार। तो इसको लिखो ही मत। तो 9 1 कितना हो गया? 10 हो गया, यानी इसका आंसर हो गया आपका ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, अगला क्वेश्चन 1 से 100 तक की गिनती में जो अंक 5 है वो कितनी बार आता है? यहाँ पे हमसे इकाई दहाई नहीं कह रहा, सिर्फ ये कह रहा है कि 5 कितनी बार आता है, तुम ये बता दो। तो पहले हम 1 से 100 तक डायरेक्ट नहीं निकालेंगे, हम 1 से 49 तक देख लेते हैं। तो 1 से 49 तक हमें पता है कि 5 अंक कितनी बार आता है? 5 बार आता है। कितनी बार? 5 बार आता है। ठीक है, उसी तरह से अगर मैं कहूँ कि 50 से लेके 60 तक, 50 से लेके 60 तक 5 अंक कितनी बार आता है? तो 5 अंक आता है 50 से 60 तक सबसे ज़्यादा बार, 11 बार। ठीक है, और उसी तरह से अगर मैं कहूँ कि 61 से लेकर के और 100 तक कितनी बार आएगा, तो 61 से लेके 100 तक आता है आपका सिर्फ 4 बार। कब कब आता है 4 बार? 65 75 85 95, है ना। तो अब यहाँ से हम क्या कर लेंगे? यहाँ से हम कर देंगे इसका टोटल। 1 से 49 तक 5 बार, 50 से 60 तक 11 बार, 61 से 100 तक 4 बार,
11 5 16 4 20, यानी कि इसका आंसर हो गया आपका 20। ऑप्शन नंबर इसका सी करेक्ट हो जाएगा। ठीक है। 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या को 6 अंकों की सबसे छोटी संख्या से घटाया जाता है तो शेषफल कितना होगा। यहाँ पे देखो मैंने आपको बता दिया है 4 अंकों की सबसे छोटी संख्या क्या होती है। 4 अंकों की लोएस्ट 6 डिजिट नंबर क्या होती है, तो हमें पता है कि 1 लाख, 1 2 3 4 5 6 है ना, ये जो होता है आपका ये 4 अंकों की सबसे छोटी संख्या होती है। उसी तरह से अगर मैं 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या कहूँ तो मैंने आपको बता दिया 9,999 कितना होती है, 9,999। तो हम यहाँ क्या करेंगे, इसमें इसको घटा देंगे, बस हो गया। तो यहाँ पे आ जाएगा 1, यहाँ ये 0 हो जाएगा, ये 0 हो जाएगा, ये 0 हो जाएगा, यहाँ पे बचेगा 9। तो कितना आ गया, 90,001, यानी ऑप्शन नंबर इसका डी करेक्ट हो जाएगा। तो शेषफल कितना होगा, 90,001। ठीक है। अगला क्वेश्चन, दो क्रमागत संख्याएं ज्ञात कीजिए जिनमें पहली संख्या का 3 गुना दूसरी संख्या के 2 गुने से 5 ज्यादा हो। ठीक है। पहली संख्या का 3 गुना दूसरी संख्या के 2 गुने से कितना ज्यादा बोल रहा है, 5 ही ज्यादा बोल रहा है। ठीक है। तो यहाँ पे देखो हम क्या कर लेंगे, क्रमागत का मतलब होता है लगातार। ठीक है। तो हम मान लेंगे कि दो क्रमागत संख्याएं हैं x और x+1। ठीक है। अब हमें क्वेश्चन कह रहा है कि पहली संख्या का 3 गुना, पहली संख्या क्या है x, इसका 3 गुना कितना हो जाएगा, 3x हो जाएगा। दूसरी संख्या के 2 गुने, दूसरी संख्या क्या है x+1, 2 गुना यानी कि इंटू 2 x+1 से 5 ज्यादा है, यानी कि +5 कर दिया हमने। ठीक है। यहाँ पे आगे देखो 3x इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, 2x+7। तो यहाँ पे आ गया 2x+7। अब ये इसमें माइनस हो जाएगा तो कितना आएगा, x बचेगा। तो x इज इक्वल टू कितना आ गया, 7 आ गया, सिर्फ 7 बचा यहाँ पे। अब जब हमें x की वैल्यू मिल गई, x इज इक्वल टू 7, तो यहाँ पे हम x की वैल्यू रख देंगे। तो 7 + 1 इज इक्वल टू कितना आ गया, 8 आ गया। तो पहली संख्या क्या हो गई, 7, और दूसरी संख्या क्या हो गई, 8 हो गई, यानी कि 7 और 8 इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है। जो आपसे क्वेश्चन कहे आपको सिर्फ वही करना है। 50 से छोटी अभाज्य संख्याओं की कुल संख्या ज्ञात कीजिए। 50 से छोटी अभाज्य संख्याओं की कुल संख्या। अभाज्य संख्याएं वो होती हैं जिनका भाग उस संख्या के अलावा, ठीक है, जिनका भाग सेम नंबर के अलावा किसी भी अदर नंबर से ना जाए। ठीक है। किसी भी अदर नंबर से ना जाए वो क्या होती हैं, आपकी अभाज्य संख्याएं। आगे समझ में, किसको बोलते हैं। तो कौन कौन सी होंगी 50 से छोटी अभाज्य संख्या, मैं आपको लिख के बता देता हूं और आपको ये चीज ध्यान रखनी है। ठीक है। तो ध्यान रखना, 2 हो गया, 3 5 7 11 13 है ना, और 17 19 23 29 31 37 है ना, और 41 और 43 और 47। तो ये जो होती हैं ये 50 से छोटी अभाज्य संख्याएं हैं। इनमें से आपको कोई भी नंबर का किसी अदर नंबर से भाग जाते नहीं दिखेगा। ये या तो 1 से डिविजिबल होंगी या तो खुद अपने ही नंबर से। जैसे 19 है, 19 किसी भी अदर नंबर से डिविजिबल हो ही नहीं सकता, 31 हो ही नहीं सकता, 43 या 47 हो ही नहीं सकता, है ना। तो ये सब क्या है, 50 से छोटी अभाज्य संख्याएं हैं। ठीक है। क्या है, 50 से छोटी अभाज्य संख्याएं। तो कितनी है ये, इनका नंबर है टोटल 11। तो कितनी संख्या, 11 नहीं सॉरी, 3 3 6 3 9 3 चौका 12 3 5 15, 15। तो 50 से छोटी अभाज्य संख्याओं की संख्याएं कितनी होंगी, 15 होंगी। ठीक है। ऑप्शन नंबर इसका बी करेक्ट हो जाएगा। सबसे बड़ी तथा सबसे छोटी 2 अंकों की अभाज्य संख्याओं के अंतर की गणना हमें करनी है। सबसे बड़ी और सबसे छोटी अभाज्य संख्या, यहाँ पे देखो सबसे बड़ी 2 अंकों की संख्या कितनी होती है, 99 होती है, लेकिन ये अभाज्य नहीं है। क्यों, क्योंकि 33 से डायरेक्ट 3 बार में डिविजिबल हो जाएगी। हमसे ये कह रहा है कि सबसे बड़ी अभाज्य संख्या 2 अंकों की और सबसे छोटी 2 अंकों की अभाज्य संख्या, उनका हमें माइनस करना है। तो देखो 2 अंकों की सबसे बड़ी अभाज्य संख्या क्या होगी, 2 अंकों की सबसे बड़ी अभाज्य संख्या, अभाज्य संख्या क्या होती है, जिसका किसी भी अदर नंबर से भाग ना जाए। तो ये होगी आपकी 97, इसका किसी से भी भाग नहीं जाएगा, 98 का चला जाएगा, 99 का भी चला जाएगा।
उसी तरह 2 अंकों की सबसे छोटी संख्या क्या होगी? 2 अंकों की सबसे छोटी संख्या तो वो होगी आपकी 11। 11 के अलावा सबका भाग किसी ना किसी नंबर से चला जाएगा, है ना? 2 अंकों की पूछ रहा है, अगर 1 अंक होता तो हम 7 भी ले सकते थे, है ना? तो यहाँ पे हो गया 2 अंकों की सबसे बड़ी संख्या 97, 2 अंकों की सबसे छोटी संख्या 11। हमें क्या करना है? इसका अंतर अंतर होता है यानी कि माइनस करना है। तो इसका माइनस कर दो, ये हो जाएगा 6 और ये कितना हो जाएगा 8, यानी कि 86 इसका आंसर हो गया आपका। ठीक है, ऑप्शन नंबर इसका बी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। 50 और 60 के बीच की अभाज्य संख्याओं का योग हमें ज्ञात करना है। क्या ज्ञात करना है? 50 और 60 के बीच की अभाज्य संख्याओं का योग। तो कैसे अभाज्य संख्या किसे कहते हैं? मैंने ऑलरेडी आपको बता दिया है ना? ठीक है, तो चलो इसको सॉल्व कर लेते हैं। यहाँ पे देखो 50 और 60 के बीच अभाज्य संख्याएं कौन कौन सी होंगी? हमें पता है कि 53 होगी और 59 होगी। तो इसका हमें क्या ज्ञात करना है? योग। तो बस कुछ मत करो, 53 और 59 को ऐड कर दो। कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा 2 और ये हो जाएगा 11, यानी कि 112। यही इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, जैसा आपसे क्वेश्चन कहेगा आपको सिर्फ वही करना है। 55 से छोटी सभी अभाज्य संख्याओं की संख्या ज्ञात करिए। 55 से छोटी, तो अभी मैंने आपको जस्ट बताया कि 50 तक संख्याएं कितनी होती हैं? 15 होती हैं, है ना? अभी मैंने आपको बताया ना 1 से 50 तक की अभाज्य संख्याओं की संख्या टोटल 15 है। अब हम क्या करेंगे? 50 से 55 तक की एक बार निकाल लेंगे। तो 50 से 55 के बीच में कौन सी होती है? सिर्फ 53 होती है। ठीक है, तो 15 ये हो गई। 1 से 50 तक के कितनी हो गई? 15 हो गई। ठीक है, और 50 से 55 तक की अभाज्य संख्याओं की संख्या 1 हो गई। तो 15 + 1 यानी कि 16, यानी कि इसका आंसर हो गया आपका ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, इस तरह से आपको थोड़ा सा दिमाग लगा करके सॉल्व करना है। कौन सी संख्या अभाज्य है? अब हमें यहाँ पे ये बताना है कि इनमें से कौन सी वो संख्या है जो कि अभाज्य है, मतलब कि जिसका 1 के अलावा किसी भी अदर नंबर से भाग जाए ही ना। ठीक है, तो इसमें अगर मैं 263 को देखूं तो ये अभाज्य संख्या मुझे लग रही है कि इसका किसी से भाग नहीं जाएगा। अगर मैं 243 को देखूं तो 243 मुझे पता है कि 81 से भी डिविजिबल हो जाएगा और 3 से भी डिविजिबल हो जाएगा। अगर मैं 253 को देखूं तो मुझे पता है कि ये 11 से भी डिविजिबल हो जाएगा और 23 से भी ये डिविजिबल हो जाएगा। ठीक है, जिन्हें टेबल याद होगी उन्हें पता होगा। अगर मैं 273 को देखूं तो ये किससे डिविजिबल होगा? ये सीधा सीधा 3 से तो डिविजिबल हो ही रहा है, और किससे जा सकता है? 3 का अगर इसमें हम डिवाइड कर दें तो ये हमारा हो जाएगा 9 और 1, 91। इसका मतलब कि 263 बस ऐसी संख्या है जो कि अभाज्य है, बाकियों का किसी न किसी से भाग जा ही रहा है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर इसका ए बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, अब हमारा यहाँ से नेक्स्ट टाइप स्टार्ट हो रहा है। ठीक है, यहाँ से हमारा अगला टाइप स्टार्ट हो रहा है। देखो क्वेश्चन क्या कह रहा है? प्रत्येक पैकेट में समान संख्या में पेंसिल्स हैं और 12 पैकेटों में कुल 96 पेंसिल हैं। ठीक है, तो 304 पेंसिलों की अगर हमें नीड हो तो उस नीड होने पर हमें कितने पैकेट खरीदने पड़ेंगे? क्वेश्चन सभी को समझ में आ गया होगा। ठीक है, तो यहाँ पे देखो लिखा हुआ है कि जो 12 पैकेट है, 12 पैकेट में कितनी पेंसिल है? 96। यानी हम यहाँ से ये कह सकते हैं कि एक पैकेट में कितनी पेंसिल है? तो क्या करेंगे? 96 में हम 12 को डिवाइड कर देंगे तो कितना आएगा? 8 बार, यानी कि एक पैकेट में 8 पेंसिल हैं। ये तो हमें समझ में आ गया। हमें क्या पूछ रहा है? 304 पेंसिलों की नीड होने पर हमें कितने पैकेट लेने पड़ेंगे? तो हम क्या करेंगे? 304 पेंसिल्स की नीड के लिए, ठीक है, जितने हमें पैकेट लेना है उसकी हम काउंट कर लेंगे पैकेट नंबर्स। तो कितना आ जाएगा यहाँ से? 304 पेंसिल के लिए, और हमें पता है ये चीज़ कि एक पैकेट में कितनी पेंसिल है? 8। तो 304/8 यानी कि कितना हो गया? ये हमारा जाएगा टोटल 3 टाइम्स जाएगा, तो 8 त्रिक 24, ये कितना बचेगा? 6, यानी 8 अठाई 64, यानी कि 38 पैकेट। ठीक है, तो 304 पेंसिल्स के लिए हमें 38 पैकेट लेने होंगे, यानी ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन, एक व्यक्ति अपने बगीचे में 21,025 आम के पेड़ इस प्रकार लगाता है कि पंक्तियों की संख्या प्रत्येक पंक्ति में पेड़ों की संख्या के बराबर है।
जो पंक्तियों की संख्या है वो पेड़ों की संख्या के बराबर है। तो पंक्तियों की हमें संख्या ज्ञात करनी है, ठीक है ना। यहाँ पे हम क्या करेंगे, यहाँ पे इसको हम आराम से सॉल्व कर सकते हैं। कैसे, देखो इसको आपको खुद से करना है, ठीक है, क्योंकि जैसा इस तरह का क्वेश्चन है ये सेम अभी इतने जो क्वेश्चन होंगे ये इसी टाइप के हैं। तो ये वाला मैंने आपको बता दिया, ये आपका क्या रहेगा, होमवर्क रहेगा, आपको इसको कमेंट सेक्शन में करके बताना है, ठीक है। सेम वही क्वेश्चन है, कुछ भी डिफरेंस नहीं है। हमें क्या करना है, पंक्तियों की संख्या, जैसे यहाँ पे हमें कितने पैकेट चाहिए थे उसी तरह हमें यहाँ पे पंक्तियों की संख्या बता देनी है, ठीक है। चलो इस क्वेश्चन को हम देख लेते हैं। दो धनात्मक संख्याओं का योगफल 45 है और उनका अंतर 19 है। तो हमें संख्याएं ज्ञात करनी है, ठीक है। तो हम मान लेते हैं कि जो दो संख्याएं हैं वो x और y हैं। क्या है, x और y। तो क्या कह रहा है, उनका योगफल 45 है, यानी कि सम क्या है 45, x प्लस वाई इज इक्वल टू 45। ये हो गया क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। और उनका अंतर 19 है, अंतर यानी कि माइनस, तो x माइनस वाई इज इक्वल टू 19। ये हो गया हमारा सेकेंड नंबर। अब हम क्या करेंगे, इक्वेशन फर्स्ट प्लस इक्वेशन सेकंड कर देंगे, ठीक है। तो x प्लस एक्स क्या हो जाएगा 2x, और y कट जाएगा। तो 2x इज इक्वल टू 45 में 19 जोड़ो कितना आएगा 64 आएगा, है ना। तो यहाँ से x बराबर क्या हो जाएगा, दो यहाँ पे इंटू में है तो डिविजिबल हो जाएगा। तो x इज इक्वल टू हो जाएगा हमारा डायरेक्ट 32, ठीक है। x बराबर हमारा 32 आ गया। तो हम क्या करेंगे कि x की वैल्यू, पुट x वैल्यू इन इक्वेशन फर्स्ट। x की वैल्यू हम समीकरण एक में रख देंगे तो कितना आ जाएगा 32 प्लस वाई हो जाएगा। ये कितना हो जाएगा 32 प्लस वाई बराबर 45। तो यहाँ से y बराबर कितना हो जाएगा, ये 32 प्लस में है इधर, उधर जाएगा तो माइनस हो जाएगा। तो 45 माइनस 32 मतलब कि 13, ठीक है। तो y की वैल्यू कितनी आ गई 13, है ना। तो नंबर्स कितने आ गए 32 और 13, यानी कि 32 एंड 13, यही हमारे नंबर हो जाएंगे। ऑप्शन नंबर इसका बी करेक्ट हो जाएगा। वह संख्या ज्ञात कीजिए जिसका 1/3 भाग उसके 1/5 भाग से 6 ज़्यादा है। 1/3 भाग 1/5 भाग से कितना ज़्यादा है, 6 ज़्यादा है। तो हम मान लेते हैं कि वो नंबर क्या है, x है, ठीक है। तो यहाँ पे देखो 1/3 भाग 1/5 भाग से 6 ज़्यादा है, नंबर हमने x मान लिया। तो हम क्या करेंगे, x इंटू 1/3, और कितना ज़्यादा है 6 ज़्यादा है ना। तो 1/5 भाग, तो यहाँ पे क्या कर लो, x इंटू 1/3 माइनस x इंटू 1/5 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 6 हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ देखो क्या हो जाएगा, यहाँ पर 3x माइनस 5x, या तो हम कह सकते हैं कि 5x माइनस 3x इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 15। चलो मैं यहाँ पे लिख ही देता हूँ वरना आपको समझ में ही नहीं आएगा, ठीक है। 5x माइनस 3x इज इक्वल टू हमारा हो गया 15 इंटू 6, 3 5 ज़ा 15 और ये 6, ठीक है। अब आगे देखो, यहाँ पे हम क्या कर सकते हैं, 15 इंटू 6 कितना होता है 90, और ये दोनों माइनस हो जाएगा। तो 5x में 3x माइनस होगा तो 2x आ जाएगा। तो 2x इज इक्वल टू 90, यानी कि x इज इक्वल टू 45, ठीक है। तो x की वैल्यू कितनी आ गई 45 आ गई, ठीक है। जो आपसे क्वेश्चन कहे आपको सिर्फ वही करना है। अगला क्वेश्चन, दो संख्याओं का सम 32 है, उनमें से एक संख्या दूसरी संख्या से 18 ज़्यादा है। तो दोनों में से बड़ी संख्या हमें निकालनी है, ठीक है। सेम वही कर लेंगे, हम मान लेंगे कि जो बिग नंबर है वो a है और जो छोटी संख्या है स्मॉलर है वो b है, ठीक है। ये हमने मान लिया। तो क्वेश्चन कह रहा है कि दो संख्याओं का योग 32 है ना। तो योग 32 यानी कि a प्लस बी इज इक्वल टू 32, ये हो गया हमारा क्वेश्चन फर्स्ट। उसके बाद कह रहा है कि एक संख्या दूसरी संख्या से 18 ज़्यादा है। कितनी ज़्यादा है 18। तो a माइनस बी इज इक्वल टू कितना 18। ये कैसे आया, इसको हम ये भी कह सकते थे कि एक संख्या जो है a प्लस बी इज इक्वल टू 18, ऐसा भी कह सकते हैं, है ना। तो देखो इसको मैं ऐसा कह सकता हूँ सीधा सीधा कि आपका जो b है वो इधर आ गया और ये हमारा हो गया a प्लस 18, मतलब कि एक संख्या
18 ज़्यादा है किससे, बी से, तो बी को हम इधर लाए तो किस में हो गया, माइनस में, तो ए माइनस बी बराबर क्या हो गया, 18 हो गया। ठीक है, ये हो गया हमारा इक्वेशन नंबर सेकंड। अब हम क्या करेंगे, इक्वेशन फर्स्ट और इक्वेशन सेकंड को जोड़ देंगे। तो ए से ए जुड़ेगा तो 2a हो जाएगा, बी और बी क्या हो जाएगा, कैंसल, तो 2a इज इक्वल टू 32 में 18 जोड़ोगे तो 50 आएगा, तो a बराबर हो जाएगा यहाँ पे 25। ठीक है, a बराबर 25 हो गया, तो b बराबर कितना हो जाएगा, इसी में हम वैल्यू पुट कर देंगे। ठीक है, तो ये हमारा कितना हो जाएगा, 25 प्लस बी इज इक्वल टू 32, मतलब कि b इज इक्वल टू आ गया 32 माइनस की 25, यानी कि ये हो गया हमारा 7। ठीक है, तो पहली संख्या क्या हो गई, पहली संख्या 25 और दूसरी संख्या 7। ये सब क्वेश्चन बहुत छोटे हैं। ठीक है, आपको इस क्वेश्चन देख के ही सॉल्व कर लेना है, वो तो मैं आपको पहली बार समझा रहा हूँ, इसलिए थोड़ा लेंथी लिख रहा हूँ। आपको एग्जाम में ये सब 2 से 3 लाइन में शॉर्ट में ही सॉल्व करना है। ठीक है, बहुत ज़्यादा चीज़ें नहीं लिखनी है। अगला क्वेश्चन, 5 संख्याओं का अनुपात 1 2 3 4 5 के अनुपात में है और उनका योग 30 है। दूसरी और पांचवी संख्या का योग इनमें से किसके बराबर होगा, ये हमें बताना है। ठीक है, तो हम लेट कर लेते हैं कि ये जो नंबर्स हैं ये क्या हैं, ये 1x 2x 3x 4x और 5x हैं। ठीक है, तो क्वेश्चन कह रहा है कि उनका योग 30 है, उनका मतलब इन सब का योग 30 है। मतलब कहने का ये कि x प्लस 2x प्लस 3x प्लस 4x प्लस 5x इज इक्वल टू 30। इन सबको जोड़ो तो 3 3 6 4 10 5 15, यानी कि 15x बराबर 30 हो गया। तो x बराबर कितना आ गया, 2 आ गया। अब कह रहा है कि दूसरी और पांचवी संख्या का योग, है ना, तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ दूसरी और पांचवी संख्या का योग कितना आ जाएगा, दूसरी संख्या क्या है 2x, पांचवी संख्या क्या है 5x, तो 2x प्लस 5x इज इक्वल टू 7x, और x की वैल्यू कितनी आई है 2, तो 7 इंटू 2 इज इक्वल टू 14। ठीक है, तो यहाँ से आंसर कितना आ गया, यहाँ से आंसर आ गया 14, यानी ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन है हमारा कि यदि एक विद्यालय में 2421 छात्र हैं, पीटी शिक्षक उन्हें पंक्तियों और स्तंभों में इस प्रकार खड़ा करना चाहते हैं कि पंक्तियों की संख्या स्तंभों की संख्या के बराबर हो, तो हमें पंक्तियों की संख्या निकाल लेनी है। सेम वही क्वेश्चन जैसा मैंने आपको यहाँ पे कहा, पंक्तियों वाला, है ना, जो मैंने आपको होमवर्क दिया। चलो ये वाला मैं आपको बता देता हूँ, उसको आपको होमवर्क ही रखना है। मान लेते हैं कि जो पंक्तियों की संख्या है वो कितना है, x है। ठीक है, हमने क्या मान लिया, पंक्तियों की संख्या x, तो यहाँ पर स्तंभों की संख्या क्या होगी, स्तंभों की संख्या क्या होगी, देखो पंक्तियों की संख्या स्तंभों की संख्या के बराबर है, तो जो पंक्ति होगा वही स्तंभ भी होगा, तो पंक्ति भी x और स्तंभ भी x। अब यहाँ पे नंबर ऑफ स्टूडेंट्स कितने हैं विद्यालय के अंदर, तो नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हैं 2401, है ना, आ गया समझ में। अब हमें पंक्तियों की संख्या ज्ञात करनी है, तो हम क्या करेंगे, पंक्तियों की संख्या ज्ञात करने के लिए पंक्तियों की संख्या इंटू स्तंभों की संख्या बराबर कितना, 2401 के बराबर है, ये तो हमें दिया ही हुआ है। पंक्तियों की संख्या x, स्तंभों की संख्या x बराबर 2401। ठीक है, तो x स्क्वायर बराबर कितना आ गया 2401, तो x बराबर हो जाएगा अंडर रूट ऑफ 2401, और अंडर रूट ऑफ 2401 मतलब कि 2401 का वर्गमूल क्या होता है, 49 होता है। ठीक है, तो x की वैल्यू कितनी आ गई, 49 हो गई, यानी कि 49। ठीक है, आ गया समझ में। पंक्तियों की संख्या स्तंभों की संख्या के बराबर थी, तो यहाँ पे बराबर कर दिया। उसके बाद विद्यालय में कुल छात्र कितने हैं, 2401 हैं, पंक्ति स्तंभ सब मिला के, तो पंक्ति इंटू स्तंभ बराबर 2401 कर दिया, बस हो गया। ठीक है, अगला क्वेश्चन, यदि किसी संख्या के 1/8 का 1/4 300 के बराबर है, तो उस संख्या का 1/5 इनमें से किसके बराबर होगा। वही कर लेते हैं, हम मान लेते हैं कि जो संख्या है वो x है। ठीक है, तो संख्या का 1/8 का 1/4, ठीक है, संख्या क्या है x, संख्या का 1/8 यानी कि x इंटू 1/8 का कितना 1/4, 1/4 यानी कि 1/4 इंटू 1/4 किसके बराबर है, 300 के बराबर, तो बराबर में हम कर दिए 300। ठीक है, यहाँ से x बराबर कितना आ जाएगा,
ये 300 है, 8 चौक कितना हो जाएगा 32, तो ये हो जाएगा 300 गुणे 32। अब 300 गुणे 32 कितना होगा, 32 होता है 96, तो 300 गुणे 32 बराबर हो जाएगा तुम्हारा 9600। ठीक है, तो x की वैल्यू कितनी आ गई 9600। अब हम क्या करेंगे, उस संख्या का हमें 1/5 निकालना है। किस संख्या का, ये जो संख्या आई है इसका। तो यहाँ से हम कर लेंगे 9600 गुणे 1/5, कितनी बार जा सकता है तुम्हारे हिसाब से। तो हमें पता है कि चलो हम काट के ही देख लेते हैं, एक बार जाएगा तो 5 हो जाएगा, उसके बाद 4 बचेगा, तो 5×9 = 45, और उसके बाद फिर 2 बजे यानी कि 192, और एक जीरो ये है तो ये जीरो उतर आया, मतलब कि 1920 बार डायरेक्ट कट जाएगा। ठीक है, तो इसका आंसर कितना हो गया, इसका आंसर हो गया आपका 1920। कुछ भी नहीं करना है, जो क्वेश्चन दिया है वो कर दो और भाग कर लो। अगर आप ऐसे डायरेक्ट नहीं काट सकते हो, आपकी कैपेसिटी नहीं है, तो आप एक बार भाग कर लो, लेकिन आपको मेरे हिसाब से स्पीड में ऐसे ही काटना चाहिए। ठीक है, अगला क्वेश्चन, किसी संख्या के 3/7 के 1/4 का 2/5वां हिस्सा 15 के बराबर है। ठीक है, मान लेते हैं कि ये जो संख्या है ये क्या है, x है। क्या कह रहा है, किसी संख्या के 3/7, तो पहले x इंटू 3/7 का 1/4 तो इंटू 1/4 का 2/5 तो इंटू 2/5 का हिस्सा किसके बराबर है, 15 के, तो बराबर में कर दिए 15। ठीक है, अब यहाँ पर देखो, यहाँ पे कितना हो जाएगा तुम्हारा, तो ये हमारा हो जाएगा, इसको हमने काट दिया 2 से। ठीक है, अब देखो 7 दूनी 14, 14 पंचे 70। ठीक है, तो 70 और 15, 70 में 15 का गुणा करोगे तो कितना होगा, 15 दूनी 30, यहाँ 45, चौको 60, 50, 75, छक्का 90, सत्ते 105, यानी कि ये हो गया हमारा 150, और ये 3 बचा अब हमारा। ठीक है, नीचे का तो हमने सबका गुणा कर दिया, 7 दूनी 14, ठीक है, 14 पंचे 70, 70 में 15 का गुणा किया तो 1050। अब ये 3 बचा तो ये 3 नीचे आ गया, ये कितनी बार जाएगा, पहली बार में 3 बार, 3 × 5 = 15 और एक जीरो, यानी कि 350। तो x बराबर कितना आ गया, कैलकुलेशन तो देखो आपको आनी चाहिए, x बराबर 350 आ गया। तो हमें क्या करना है, उस संख्या का आधा निकालना था, आधा यानी कि हाफ। तो हाफ कितना हो जाएगा, 350/2 यानी कि 175 हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर इसका बी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, ये वाली लाइन में दिक्कत होगी बच्चों को। देखो यहाँ पे 2/5 था, ये 2 से हमने ये 4 काटा तो 2 बचा। अब नीचे 7, 2, 5, इन सब का गुणा किया तो 70, 70 का 15 में गुणा किया तो 1050, 1050, और ये 3 है तो ये यहाँ नीचे आ गया, तो 1050/3 यानी कि 350। ठीक है, तो ऐसे कैलकुलेशन आपको आनी चाहिए। अगला क्वेश्चन, राहुल ने एक संख्या को 2 से गुणा करने के बजाय 2 से विभाजित कर दिया और उसे उत्तर 2 ही प्राप्त हुआ, तो उसका वास्तविक उत्तर कितना होना चाहिए ये हमें बताना है। ठीक है, और जो वो संख्या थी उसको हम मान लेते हैं x। तो क्या करेंगे, तब जो संख्या x है, संख्या x को किससे विभाजित करने पर, 2 से विभाजित करने पर क्या हो जाएगा, x को 2 से विभाजित करने पर उत्तर कितना उसे प्राप्त हुआ, 2 ही प्राप्त हुआ, तो x/2 = 2 आ गया। ठीक है, तो यहाँ से x/2 = 2 है, तो x कितना हो जाएगा, 2 उधर जाएगा तो 2 दूनी 4 हो जाएगा, है ना। अब क्या करना है, अब संख्या 2 में, अब संख्या में 2 से, है ना, अब संख्या में 2 से गुणा करने पर, तो जो 2 से हम गुणा करने पर कितना उत्तर आएगा, उसका वास्तविक उत्तर, संख्या में 2 से गुणा करेंगे, संख्या क्या है x है, तो इसका 2 से गुणा कर देंगे तो 2x हो जाएगा, और x की वैल्यू आई है 4, तो 2 × 4 यानी कि कितना हो गया, ये हो गया हमारा 8। ठीक है, देखो संख्या को 2 से जब हम वो करें, हमें यहाँ पे दिया हुआ था कि किसी संख्या को 2 से गुणा करने के बाद जाए वो क्या कर दिया, 2 से विभाजित कर दिया, तो जब x/2 किए तो उसे कितना मिल रहा था, 2 ही मिल रहा था, तो हमने बराबर में 2 ही लिख दिया जैसा कि यहाँ दिया हुआ था। ठीक है, तो x बराबर यहाँ से 4 आ गया। अब संख्या में 2 से जब गुणा करेंगे तो संख्या हमारी x है, उसमें 2 से गुणा किए तो 2x हो गया, x की वैल्यू 4, तो 2 × 4 यानी कि 8 आ गया। ठीक है, किसी धनात्मक संख्या को उसके वर्ग में से घटाया जाता है तो शेषफल 812 बचता है, तो वो संख्या हमें ज्ञात करनी है। ठीक है,
यहाँ पर देखो हम मान लेते हैं क्या कि जो वो संख्या है वो x है, तो उसका वर्ग कितना आएगा, स्क्वायर कितना आएगा, एक्स स्क्वायर आएगा। अब ये कह रहा है कि उस संख्या को उसके वर्ग में से घटाया जाता है, तो हम कह सकते हैं कि एक्स स्क्वायर माइनस एक्स, वर्ग में हम उस संख्या को घटा दिए तो कितना बच रहा है, 812, तो बराबर कर दिया 812। ठीक है, 812 को हम इधर भी ला सकते हैं, तो एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 812 बराबर कितना हो गया, 0। तो यहाँ से हमें एक्स 812 का गुणनखंड निकालना है, और ऐसे निकालना है कि हम गुणा करें तो कितना, 812, और आपका जो इसका गुणनखंड हमें कुल मिला के निकालना है। ठीक है, 812 का तो क्या हो सकता है गुणनखंड, इसका गुणनखंड अकॉर्डिंग टू, अगर हम 30 और 28 देखें तो वो नहीं बनेगा, 29 और अगर हम 28 देखेंगे तो वो हमारा गुणनखंड बन सकता है। ठीक है, 8 9 72 होता है, हाँ 29 28 आ जाएगा। गुणा करेंगे तो कितना आएगा, 812, और 29 में 28 को घटाएंगे तो 1 बचेगा। देखो जब यहाँ पे गुणनखंड निकालते हैं ना तो ऐसी संख्या लेते हैं कि गुणा करने पर ये अंतिम वाली संख्या आए और माइनस करने पर जो बीच में है वो आए। तो 29 और 28 जब लेंगे तो 29 में 28 को घटाएंगे तो यहाँ पे x है, मतलब कि एक x है, तो 1 आएगा, और इन दोनों को गुणा करेंगे तो 812 आएगा। ठीक है, तो इसका गुणनखंड क्या हो गया, 29 और 28 हो गया है ना। अब यहाँ पे हम लिख लेते हैं इसको, तो जब हम इसे आगे लिखेंगे तो कितना हो जाएगा, एक्स स्क्वायर माइनस 29x प्लस 28x माइनस 512 बराबर 0 हो गया। ठीक है, अब क्या करो, x कॉमन ले लो, तो x माइनस 29 प्लस यहाँ से 28 कॉमन ले लो तो कितना बचेगा, x माइनस 29 ही बचेगा। कॉमन में ध्यान रखना, दोनों में जो ब्रैकेट में होते हैं नंबर वो सेम होते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे दोनों में कितना आ गया, x माइनस 29 एक्स माइनस 29। अब दो गुणनखंड क्या होंगे, x प्लस 28 और x माइनस 29। तो मैं यहाँ सॉल्व कर देता हूँ, क्या क्या हुआ, x प्लस 28 और x माइनस 29। अब यहाँ पे देखो x प्लस 28 हम नहीं लेंगे, क्यों, क्योंकि 28 जब उधर जाएगा तो माइनस में हो जाएगा, जो कि रॉन्ग हो जाएगा। x माइनस 29 हम लेंगे, क्योंकि माइनस में है 29, उधर जाएगा तो प्लस में हो जाएगा, तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 29 आ जाएगी। ठीक है, यहाँ से इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी। इसमें मैंने आपको गुणनखंड करना नहीं बताया, क्योंकि ये बहुत नॉर्मल चीज़ है, आपका एग्जाम आ गया है तो अब ये आप बेसिक चीज़ें आपको करने जैसा नहीं है, आपको सिर्फ क्वेश्चन सॉल्व करना है। ठीक है, छोटी छोटी चीज़ें बताएंगे तो बहुत टाइम वेस्ट हो जाएगा। चार क्रमागत विषम संख्याओं का योग 160 है, तो सबसे छोटी संख्या हमें ज्ञात करनी है ना। चार क्रमागत, क्रमागत मतलब कि लगातार, लगातार विषम संख्याओं का। तो देखो हम मान लेंगे, लेट कर लेंगे कि चार क्रमागत विषम संख्याएं कौन कौन सी हैं। ठीक है, चार क्रमागत विषम संख्याएं, तो हम मान लेंगे x, x प्लस 2, x प्लस 4 और x प्लस 6। ठीक है, क्रमागत विषम कहा था इसलिए हमने x x x प्लस 2 x प्लस 4 लिया, 3 नहीं लिया। ठीक है, क्यों नहीं लिया, क्योंकि अगर यहाँ पे 3 आ जाता और यहाँ पे सम संख्या हो जाती तो जुड़ के ये आपस में सम बन जाते, इसलिए हमने यहाँ पे 4 लिया, है ना। आगे समझ में, तो ये हो गई हमारी चार क्रमागत विषम संख्याएं। अब हमें कह रहा है कि इनका योग 160 है, योग यानी कि प्लस, तो x प्लस 2 प्लस x प्लस 4 प्लस x प्लस 6 इज इक्वल टू 160। ठीक है, आगे कर लो, 1 2 3 4, कितने x हैं, 4x, 4x और 2 4 6 6 12, 4x प्लस 12, 4x प्लस 12 बराबर कितना आ गया, 160 आ गया। तो यहाँ से 4x बराबर हो जाएगा, 12 उधर जाएगा तो माइनस में हो जाएगा, तो कितना बचेगा, 160 में 12 घटाओगे तो 148 आ जाएगा। तो यहाँ से x बराबर हो जाएगा 148/4, और ये सीधा सीधा डिविजिबल हो जाएगा 3 टाइम्स, तो 3 चौको 12, 2 बचा 37, तो x की वैल्यू आ गई 37, यानी ऑप्शन नंबर इसका बी हो जाएगा। यहाँ पे समझ में ना आया होगा कुछ लोगों को, तो x बराबर तुम 148/4 कर दो, भाग कर दो, तुम्हारा 37 आ गया। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। दो संख्याओं का अंतर 14 है, उनके वर्गों का अंतर 56 है, तो हमें संख्याएं ज्ञात करनी है। ठीक है, आई होप आपको क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। ठीक है,
देखो मान लेते हैं वो संख्याएं क्या हैं, वो संख्याएं हैं x और y। ठीक है, क्या कह रहा है, अंतर कितना है, 14 है दोनों संख्याओं का अंतर, यानी कि माइनस। तो x माइनस वाई बराबर 14, ये हो गया क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। और उनके वर्गों का अंतर 56 है, वर्ग यानी कि स्क्वायर और अंतर यानी कि माइनस। किनका अंतर, जो हमने दो संख्याएं मानी है उनका। तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 56। और ये हो गया हमारा इक्वेशन नंबर सेकेंड, है ना। तो हमें संख्याएं ज्ञात करनी है, ये कह रहा है। तो हम क्या करेंगे, हम ये करेंगे कि आपको इसको देखो, आप इसको मैं एक आप फॉर्मूला जानते होंगे, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए प्लस बी और ए माइनस बी, है ना। तो यहाँ पे मैं इसको लिख सकता हूँ कि एक्स प्लस वाई और x माइनस वाई बराबर 56। ये लाइन हम ऐसे लिख दी है, ठीक है। तो यहां से देखो कितना आ जाएगा तुम्हारा, x प्लस वाई एक्स माइनस वाई बराबर 56। तो x प्लस वाई बराबर कितना आ जाएगा, x प्लस वाई बराबर, देखो यहाँ पे x माइनस वाई की वैल्यू हमें पता कितनी है, 14 है। तो अगर हम x माइनस वाई की जगह में 14 रख दें, तो ये 14 जब इधर आ जाएगा 56 के नीचे, तो 56/14 यानी कि 14 चौको 56, तो कितनी बार कटेगा, 4 बार। तो x प्लस वाई बराबर कितना आ गया, 4 आ गया। ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर थर्ड, है ना। अब हम क्या करेंगे, क्वेश्चन फर्स्ट और थर्ड से देख लेंगे। तो यहाँ से हमारी वैल्यू आ गई, क्या क्या वैल्यू आई, x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, x की वैल्यू कितनी आ जाएगी यहाँ से, देखो x प्लस वाई बराबर हमारा 4 आ गया यहाँ से जब। तो इक्वेशन फर्स्ट से और थर्ड से कितनी आ जाएगी वैल्यू, इक्वेशन फर्स्ट और थर्ड से हमारी वैल्यू आ जाएगी आपकी कितनी, x की वैल्यू हो जाएगी हमारी 9 और y की वैल्यू कितनी हो जाएगी, y की वैल्यू हो जाएगी हमारी -5। ठीक है, तो 9 और -5 यानी कि ऑप्शन नंबर इसका ए बिल्कुल क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, आपको मैं कह रहा हूँ एग्जाम में बहुत शॉर्ट में लिखना है। ठीक है, ये मैं आपको सिर्फ समझाने के लिए कि इतना लेंदी लिख रहा हूँ। ठीक है, आपको इतना लेंदी नहीं लिखना है। 5 और 7 के बीच आने वाली परिमेय संख्याओं की संख्या कितनी है। परिमेय संख्याएं क्या होती हैं और अपरिमेय संख्याएं क्या होती हैं। इंग्लिश में अगर मैं कहूँ तो परिमेय संख्याएं होती हैं रैशनल नंबर, क्या होती हैं, रैशनल। और अपरिमेय संख्याएं होती हैं इर्रेशनल। तो किसको बोलते हैं रैशनल, किसको बोलते हैं इर्रेशनल, ध्यान रखना। परिमेय संख्याएं वो होती हैं जिन्हें हम p/q फॉर्मेट में लिख सकते हैं। ठीक है, जिन्हें हम p/q फॉर्मेट में लिख सकते हैं वो क्या होती हैं, परिमेय। जैसे जैसे आप मान लो 2/3, जैसे मान लो 3/4, 4/5, 7/9, कोई भी बटे वाली संख्या है वो आपकी कैसी है, परिमेय यानी कि रेशनल नंबर है। और इरेशनल नंबर, अपरिमेय संख्या, जिसे आप p/q के फॉर्मेट में नहीं लिख सकते। ठीक है, वो क्या कहलाती है, अपरिमेय संख्या। तो हमें ये बताना है 5 और 7 के बीच आने वाली परिमेय संख्याओं की संख्याएं कितनी है। ठीक है, तो एक आपको मैं पॉइंट बता दे रहा हूं, ध्यान रखना। किसी भी दो पूर्णांकों के बीच, पूर्णांक क्या होते हैं, पूर्णांक होते हैं इंटीजर, मतलब पूरे पूरे अंक। ठीक है, तो किसी भी दो पूर्णांकों के बीच, किसी भी दो पूर्णांकों के बीच में परिमेय संख्याओं की संख्या कितनी होती है, परिमेय, ये क्वेश्चन में एग्जाम आपसे थ्योरी के रूप में भी पूछ सकता है। परिमेय संख्याओं की संख्या जो है वो अनंत होती है, कितनी होती है, अनंत यानी कि इनफाइनाइट होती है। ठीक है, तो ये लाइन आपको बहुत इंपॉर्टेंट है, दो पूर्णांकों के बीच परिमेय संख्याओं की संख्या अनंत होती है, यानी ऑप्शन नंबर इसका सी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, कभी भी आपसे ऐसा कहे, मान लीजिए 7 और 9 के बीच पूछ ले, 12 और 13 के बीच पूछ ले, किसी भी दो पूर्णांक के बीच में पूछेगा, तो आपको ध्यान रखना है कि उसके बीच की परिमेय संख्या कितनी होती है, अनंत होती हैं। ठीक है, इनफाइनाइट। अगला क्वेश्चन, 3 + 2√5 एक कैसी संख्या है। तो मैंने आपको क्या कहा, मैंने आपको ये कहा परिमेय संख्या होती है जिसे p/q में लिख सकते हो, और अपरिमेय संख्या होती है जिसे p/q में नहीं लिख सकते। तो क्या तुम इसे p/q में लिख सकते हो, नहीं लिख सकते। तो ये क्या होगी, ये एक अपरिमेय संख्याएं होगी। ठीक है, जिसे तुम p/q में नहीं लिख सकते। अगर मैं इसके और एग्जाम्पल दूं, तो जैसे मान लीजिए आपका √2, √3, √4, √5, इस तरह से जितनी संख्याएं होंगी ये आपकी कौन सी संख्या कहलाती हैं,
ये आपकी अपरिमेय, अगर इंग्लिश में मैं बोलूँ तो इरेशनल नंबर्स कहलाती हैं। ठीक है, तो ये चीज़ ध्यान रखना। तो 3 + 2√5 कैसी संख्या है? अपरिमेय है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर इसका बी हो जाएगा। 1/4 और 1/2 के मध्य की एक परिमेय संख्या हमें ज्ञात करनी है। किसके बीच की? 1/4 और 1/2 के बीच की एक परिमेय संख्या। तो हम क्या करेंगे? 1/4 + 1/2 और बटे में कर देंगे 2। ठीक है, अब आगे देखो ये कितना हो जाएगा तुम्हारा? इसका एलसीएम 1 + 2 और बटे में आ गया तुम्हारा कितना? 4, और बटे ये वाला 2 तुम्हारा नीचे आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे 1 + 2 कितना हो जाएगा? 3। ये 4 है, ये 2 यहाँ पे आएगा, 4 दूनी कितना हो जाएगा? 8। तो 3/8। ठीक है, तो 1/2 और 1/4 के बीच की परिमेय संख्या क्या होगी? 3/8 होगी। ठीक है, बस आपसे एलसीएम लेते आना चाहिए, एलसीएम लेते नहीं आएगा तो फिर क्या मतलब। ठीक है, तो ध्यान रखना, इसका हमने एलसीएम लिया तो 4 आया, 4 से 4 को डिवाइड किया, ऊपर में 1 बचा। उसके बाद 4 से 2 को डिवाइड किया तो कितना आया? 2 आया, ऊपर में मल्टीप्लाई किया 2 का तो 2 1 कम 2 आया। ऐसे एलसीएम निकालते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन, -40/56 को ऐसी परिमेय संख्या के रूप में व्यक्त कीजिए जिसका जो अंश है वो क्या हो? वो 5 हो। अंश क्या हो? अंश हो 5। देखो अंश किसको बोलते हैं और हर किसको बोलते हैं? तो ध्यान रखना, अंश बोलते हैं ऊपर वाले नंबर को। ठीक है, अंश बोलते हैं ऊपर वाले नंबर को, हर बोलते हैं नीचे वाले नंबर को। मतलब अगर मैं आपसे कहूँ 3/4, 3/4 में अंश क्या है? 3 है, और हर क्या है? 4। अगर मैं आपसे 5/7 कहूँ तो 5/7 में जो 5 है वो अंश है और जो 7 है वो हर है। ठीक है, तो ये समझ में आ गया। हमसे क्या कह रहा है कि 40/56 की ऐसी परिमेय संख्या व्यक्त कीजिए जिसका अंश 5 हो। -40/56, अगर मैं इसको थोड़ा सरल करूं तो मुझे पता है 8 × 5 = 40 और 8 × 7 = 56। तो ये कितना हो गया? -5/7। जहां भी आपको ऐसा व्यक्त करने के लिए कहेगा आपको क्या कर लेना है? थोड़ा उसको इजी कर लेना है, सरल कर देना है। ठीक है, डिवाइड अगर एक ही नंबर से जा रहा है डिवाइड कर दो, आंसर आपका आ जाएगा। अब इसमें हमें बताना है कौन सी संख्या आपकी परिमेय है। ठीक है, तो मैंने आपको क्या कहा? परिमेय संख्या क्या होती? कौन सी संख्या अपरिमेय है? मैंने आपको क्या कहा? अपरिमेय होती है जिसको हम p/q के रूप में नहीं लिख सकते। 10 और 24 का होल रूट 4, तो ये देखो इसकी वैल्यू कितनी आएगी? 5 5 25 5 125 5 625, लगभग लगभग इसकी वैल्यू आएगी 5.65 के आसपास। ठीक है, कितनी आएगी? 5.65। 1024 का होल 10 है तो इसकी वैल्यू कितनी आएगी? इसकी वैल्यू 10 आएगी। 10 की पावर 10 की जो, सॉरी, 2 की पावर 10 की वैल्यू होती है 1024। 1024 किसका रूट होता है? 32 का, ये हमें बहुत अच्छे से पता है। 1024 का होल √5, ये इसकी वैल्यू क्या होती है? तो इसकी वैल्यू होती है 4। यानी कि अगर हम 4 की वैल्यू 5 करेंगे तो हमें 1024 मिलेगा। मतलब 2 3 और 4 तो सरल हो रहे हैं, लेकिन ऑप्शन नंबर 1 जो है वो p/q में नहीं आ रहा, ये दशमलव में आ रहा है। मतलब जहां पर आपके डेसिमल में आए आंसर, है ना, दशमलव में आए, उसका मतलब आपको समझ जाना है कि वो कैसी संख्या है? वो आपकी इरेशनल नंबर है, यानी कि अपरिमेय संख्या है। ठीक है, वहां से आपको समझ जाना है। तो इसका आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए। कौन सी संख्या परिमेय संख्या नहीं है? सेम चीज, ये आपका क्या हो जाएगा? होमवर्क हो जाएगा। ठीक है, इसी तरह आपको इसको कर लेना है। कौन सी संख्या परिमेय है? चलो इसको मैं आपको बता देता हूँ कौन सी संख्या परिमेय है। इसकी वैल्यू लगभग कितनी आएगी? अगर मैं देखूं तो ये कोई फिक्स नहीं है, मतलब ये पक्का डॉट में आएगी। 1221 को अगर मैं देखूं तो इसका भी कोई रूट फिक्स नहीं होता। 1331 का 3, तो ये मुझे पता है कि 11 का क्यूब होता है 1331। मतलब इसको मैं 11 × 11 और ×11 लिख सकता हूँ, ये वाले नंबर को, है ना। तो इसमें परिमेय संख्या कौन सी होगी आपकी? ऑप्शन नंबर बी होगी। ठीक है, होगी कि नहीं होगी? अब देखो कहोगे सर आप कैसे कह सकते हो, तो देखो मैं समझाता हूँ। यहाँ पर देखो 1331 का रूट टोटल है 3, इसको मैं लिख सकता हूँ 11 × 11 × 11 का टोटल रूट 3।
अब इसको मैं लिख सकता हूँ 11/1। जब हम रूट हटाएंगे तो कितना बचेगा? 11/1। मतलब ये P बटे Q के फॉर्मेट में आ सकता है, जिसमें P आपका 11 है और Q क्या है? 1 है। ठीक है, तो इस तरह से भी समझने का ट्राई करना है। अगला क्वेश्चन, दो संख्याओं का योगफल और अंतर क्रमशः 50 और 3 है, उनके वर्गों का अंतर हमें बताना है। ठीक है, तो हम मान लेंगे संख्याएं क्या हैं? x और y। योगफल और अंतर 25 और 3 है, मतलब कि योगफल उसका कितना है? 25 है और अंतर कितना है? 3 है। ठीक है, तो हमें क्या निकालना है? हमें निकालना है वर्गों का अंतर। वर्ग यानी कि स्क्वायर, तो एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स प्लस वाई इंटू एक्स माइनस वाई, और ये कितना हो जाएगा? 25 × 3, तो 25 × 3 इज इक्वल टू कितना हो गया? 75 हो गया, है ना। यानी कि इनके वर्गों का अंतर कितना आ गया? 75 आ गया। वर्ग करना था, सिंपल सी बात है। तो इसको हम एक्स प्लस वाई एक्स माइनस वाई भी लिख सकते हैं, और यहाँ पे एक्स प्लस वाई की वैल्यू 25 है, एक्स माइनस वाई की वैल्यू 3 है, तो 25×3 = 75, यानी ऑप्शन नंबर बी हो गया। 100 और 200 के बीच कितने पूर्ण वर्ग हैं? कितने पूर्ण वर्ग होंगे 100 से किसके बीच में? लगभग 200 के बीच में। तो मुझे पता है कि 100 और 200 के बीच लगभग 4 होंगे। कौन कौन से वो 4 होंगे? देखो, एक तो आपको ध्यान रख लेना है, 100 और 200 कह रहे हैं ना, मतलब हम कह सकते हैं 11 से लेके 20 तक, है ना। 11 से लेके 20 तो बहुत ज़्यादा हो जाएगा। 11 का वर्ग होता है 121, 12 का 144, 13 का 169, 14 का शायद 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 196, और 15 का होता है कितना? 225। अब हमसे पूछ रहा है 100 से 200 तक, मतलब कि 11 से 14 तक। तो 11 से 14 तक में कौन कौन से होंगे? 11 का होगा जिसका वैल्यू होता है 121, 12 का होगा 144, 13 का होगा 169, और 14 का होगा 196। मतलब मैं ये कह सकता हूँ कि 100 से 200 के बीच में पूर्ण वर्ग कितने हैं? 4 हैं। ठीक है, कौन कौन से? 11, 12, 13, 14। बाकी अगर ज़्यादा देखोगे, 15 को देखोगे, तो वो 225 चला जाएगा, जो कि 200 से ज़्यादा हो जाएगा। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर इसका बी हो जाएगा। ठीक है, तो इसमें आपको इस तरह के क्वेश्चन, ये मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया, ये सारे क्वेश्चन आपको खुद से करने का ट्राई करना है। एक मैं ये गुणनखंड का आपको बता देता हूँ, ठीक है, क्योंकि ये थोड़ा सा अलग आपको लग सकता है, तो मैं ये वाला गुणनखंड वाला आपको बता दे रहा हूँ। 4200 के गुणनखंडों की संख्या हमें ज्ञात करनी है। तो मैं 4200 को क्या लिख सकता हूँ? लिख सकता हूँ मैं 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 5, 2 दूनी 4, दूनी 8, पंचे 40, है ना। 40 पंचे होता है 200, 200 तिया होता है 600, और 600 सत्ते होता है 4200। ये मैं लिख सकता हूँ। अब इसको मैं क्या लिख सकता हूँ? इस वाली लाइन को 2 की पावर 3, 5 की पावर 2, 3 की पावर कितनी होगी? 1 होगी, 7 की पावर कितनी होगी? 1 होगी। यानी कि यहाँ पे गुणनखंडों की संख्या कितनी आ जाएगी? गुणनखंडों की संख्या तुम्हारी आ जाएगी कितना? 3 + 1 हो जाएगी पहले तो, इंटू 2 + 1 हो जाएगी, इंटू 1 + 1 हो जाएगी, और फिर से 1 + 1 हो जाएगी। क्यों हुआ ऐसा? यहाँ पे पावर कितनी थी? 3 पावर थी तो 3, यहाँ पे 2 पावर थी तो 2 + 1, यहाँ पे पावर सिर्फ 1 थी तो 1 + 1, और यहाँ पे भी सिर्फ 1 पावर थी तो 1 + 1। अब इसको सरल कर लो, 3 1 4, 2 1 3, तो 4 तिहाई 12, 12 दूनी 24, और 24 दूनी 48। तो इसका आंसर कितना हो जाएगा? 48, यानी कि ऑप्शन नंबर आपका ए हो जाएगा। ठीक है, आपको हर एक चीज़ बस शॉर्ट में करनी है। अगर मैं यहाँ पे बहुत डिटेल में बताऊंगा तो कोई मतलब नहीं निकलेगा। ये जो टाइम है आपका सिर्फ रिवाइज करने का है, यहाँ पे आप सिलेबस कंप्लीट नहीं कर सकते। ठीक है, तो मैं आपको यहाँ पे सिर्फ रिवाइज करवा रहा हूँ। ये क्वेश्चन मैं आपको बता देता हूँ, थोड़ा सा अलग है। स्थानीय मान कैसे निकालते हैं? देखो, यहाँ हमसे कह रहा है 273 965 में 3 के स्थानीय मान और अंकित मान में कितना अंतर है। ठीक है, किसमें कह रहा है? 273 965 में 3 का क्या क्या पूछ रहा है? स्थानीय मान और अंकित मान। ठीक है, तो यहाँ देखो स्थानीय मान क्या होगा?
देखो स्थानीय मान क्या होता है, जिस नंबर के बारे में पूछ रहा है हमें उसकी जगह बतानी होती है। तो मैंने अभी आपको थोड़ी देर पहले बताया था कि अगर 4760 लिखा है तो उसमें जो जीरो है वो इकाई है, 6 है वो दहाई है, 7 है वो सैकड़ा है और 4 वो हजार है। तो उसी तरह यहाँ पे जो 3 है वो कितने नंबर पे है, हजारवें नंबर पे है कि नहीं है। तो यहाँ से जो 3 का स्थानीय मान निकल के आएगा वो कितना आएगा, 3 का स्थानीय मान आएगा तुम्हारा 3 गुणे 1000 यानी कि 3000। क्यों तुमने 1000 का ही गुणा किया, क्योंकि ये 1000वें नंबर पे था। ठीक है, अगर मुझसे 9 का स्थानीय मान पूछता तो मैं क्या करता, मैं करता 9 गुणे 100। क्यों, क्योंकि जो 9 है वो 100वें नंबर पे है, इकाई दहाई सैकड़ा। ठीक है, आ गया समझ में। तो 3 का स्थानीय मान 3000 हो गया। अब हमसे पूछ रहा है अंकित मान, तो 3 का अंकित मान कितना होगा, 3 का अंकित मान, 3 का अंकित मान 3 ही रहेगा। अंकित मान जो होता है वो वही होता है उसका। ठीक है, 3 का अंकित मान क्या रहेगा, 3 ही रहेगा। अब हमसे इन दोनों का अंतर पूछ रहा है, किन दोनों का अंतर, स्थानीय मान और अंकित मान का अंतर। स्थानीय मान आया तुम्हारा 3000 और अंकित मान आया 3, यानी कि इसका आंसर हो गया 2997। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी हो गया। चलो मैं एक आध क्वेश्चन स्थानीय मान के और बता देता हूँ। ठीक है, अब इसको देखो, यहाँ पे 833, 749, 502 में 4 और 2 का स्थानीय मान का अंतर हमें बताना है। ठीक है, 833, 749, 502 में किसका किसका, 4 का और 2 का। तो देखो यहाँ पे 2 का स्थानीय मान क्या होगा, 2 किस नंबर पे है, इकाई। इकाई का मतलब होता है एक, ध्यान रखना, यहाँ पे मैं लिख ही देता हूँ। देखो इकाई का मतलब क्या होता है, एक। मैंने आपको कहा दहाई, दहाई का मतलब क्या होता है, 10। सैकड़ा का क्या मतलब होता है, सैकड़ा का मतलब होता है 100। हजार का मतलब क्या होता है, 1000। ठीक है, अगर कोई संख्या पहले नंबर पे है मतलब वो इकाई पे है। इकाई पे अगर कोई संख्या है तो उसका स्थानीय मान निकालने के लिए तुम 1 का गुणा करोगे। अगर कोई संख्या इकाई की जस्ट दूसरे नंबर पे है तो वो दहाई पे है। दहाई का मान निकालने के लिए तुम 10 का गुणा करोगे। अगर कोई संख्या सैकड़े के नंबर पे है तो उसके लिए हम क्या करेंगे, उसका स्थानीय मान निकालने के लिए 100 का गुणा करेंगे। अगर हजार पे है तो हजार का गुणा करेंगे। आ गया समझ में। तो इस तरह से अब हमसे क्या कह रहा है, 4 और 2 का स्थानीय मान। तो 4 कितने नंबर पे है, इकाई दहाई सैकड़ा हजार 10,000। ठीक है, हजार के बाद क्या आता है, 10,000, उसके बाद लाख, उसके बाद 10 लाख। तो ऐसे ही ये बढ़ता जाता है। ठीक है ना। तो 4 किस नंबर पे है, 4 है तुम्हारा 10,000 नंबर पे। तो 4 का स्थानीय मान कितना आ जाएगा, ध्यान रखना, 4 का स्थानीय मान आ जाएगा 4 गुणे 10,000 यानी कि 40,000 तुम्हारा 4 का स्थानीय मान आ गया। अब 2 का स्थानीय मान पूछ रहा है हमसे, तो 2 का स्थानीय मान, 2 किसने नंबर पे है, इकाई पे ही है, तो 2 गुणे 1 हो जाएगा यानी कि ये 2 ही रहा आएगा। अब इसका हमें क्या निकालना है, इन दोनों का हमें निकालना है अंतर, 4 के स्थानीय मान और 2 के स्थानीय मान का अंतर। तो कितना हो जाएगा, 40,000 -2 यानी कि 39,998 तुम्हारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, ठीक है, आगे समझ में। इस तरह से आपको ये क्वेश्चन कर लेना है। बाकी इस लेक्चर में हम इतना ही रखते हैं, इससे आपको लगभग पूरे क्वेश्चन एग्जाम में देखने को मिलेंगे। ठीक है, और ये क्वेश्चन आपके कुछ होमवर्क के रूप में रहेंगे जो कि आपको कर लेना है। ठीक है, बाकी आपको ध्यान रखना है, टेलीग्राम की लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, उसको जरूर से ज्वाइन कर लेना है। ठीक है, और एप्लीकेशन की भी लिंक मिल जाएगी और एप्लीकेशन प्ले स्टोर पे भी मिल जाएगा। तो दोनों जगह से आप डाउनलोड कर सकते हैं कहीं से भी। और जितने आपको टेस्ट सीरीज कोर्सेज दिख रहे हैं वो बहुत ही बेहतरीन तरीके से बनाए गए हैं, तो किसी चीज़ को आप मिस ना करें। जितनी पीडीएफ हैं उनको आप परचेज कर लें, जितनी आपकी टेस्ट सीरीज हैं उनको परचेज कर लें। ठीक है, और पीडीएफ से तैयारी करें और टेस्ट देते रहें। ठीक है, 50% सिर्फ पहले 200 स्टूडेंट्स को मिलेगा। कौन सा कूपन कोड, कूपन कोड आपको यूज़ करना है NEBI50। ठीक है, तो मिलते हैं अपने नेक्स्ट लेक्चर की क्लास में सेकेंड टॉपिक के साथ। तब तक के लिए थैंक यू सो मच।